let it bang, bang. हेलो फ्रेंड्स, विकसार नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले 3 वीडियोस में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था एनसीईआरटी का, जो था क्या, कब, कहां और कैसे, और उसे हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाकर तीनों वीडियोस देखकर चैप्टर 1 समझ सकते हैं। और आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जनरल नॉलेज का पॉइंट बताना चाहता हूं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, यानी कि साउथ वेस्ट में, और वो है अरब सागर यानी कि अरेबियन सी। ये याद रखने वाला मेन पॉइंट है, जनरल नॉलेज के लिए काम आता है, याद रखिएगा। तो आइए इसी के साथ चैप्टर 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है अखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अखेट का मतलब, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया ही था, कि शिकार होता है, इसका मतलब खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और इस टाइटल को जानने के लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे, और चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक सिचुएशन से, हालात से। तुषार की रेल यात्रा देख सकते हैं आप, ये है तुषार, और इसकी रेल यात्रा के बारे में ऐसा क्या खास है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इसे समझने की आवश्यकता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या खास बात है इसमें। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम छोटे होते हैं तो बच्चे ज्यादातर खिड़की वाले साइड पर ही बैठना पसंद करते हैं, वो बाहर का नजारा देखने में रुचि रखते हैं। जहां से बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। आपने भी देखा ही होगा जब आप कभी बस या ट्रेन में बैठे होंगे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे। अब देखिए, तुषार के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, सवाल आया जब उसके चाचा ने बताया कि रेल तो 150 साल पहले आरंभ हुई थी बिछानी, और बस उसके बाद आई थी। तो उसके मन में सवाल आया कि उसके पहले क्या लोग यात्रा नहीं करते थे, या सवारियां बैठती नहीं थी किसी चीज में जाकर यात्रा करने के लिए, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो उसके मन में जो सवाल आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर को पढ़कर। तो आइए उसके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो अब हम जिनकी बात करेंगे उनका समय है 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ये उन्हें एक नाम दिया गया है, अखेटक खाद्य संग्राहक, जो 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में रहते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है कि भोजन का इंतजाम करने की उनकी जो विधि थी उसके आधार पर ही उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक नाम दिया गया है। उनकी विधि क्या थी ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि उनकी विधि के आधार पर ये नाम कैसे रखा गया उनका, या फिर उन्हें ऐसे नाम पर क्यों बुलाया जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि बात चल रही है 20 लाख साल पहले। तो आमतौर पर वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। यानी कि ये सब खाने पीने की चीजें वो इकट्ठा करते थे अपने रहने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए।
आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। आइए कारण जानते हैं कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों पड़ता था। पहला कारण पढ़ते हैं, जो कि है पहला कारण ये कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। और देखिए, अगर वो एक जगह पर रहेंगे इतने समय के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, खाने पीने के लिए सभी चीजें समाप्त हो ही जाती हैं। तो इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और दूसरी जगह पर वो जाते थे जब एक जगह उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल पाती थी अपना गुजारा करने के लिए। और दूसरा कारण पढ़ते हैं, यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर शिकार करने के लिए, जैसे शेर हो गया। तो उनके पीछे वो लोग देखते थे, उन्हें फॉलो करते थे कि ये कहाँ जा रहे हैं, हम भी इनके पीछे जाएंगे, क्या पता हमें भी कुछ रिसोर्सेज पूरे करने के लिए मिल जाए। तो वो इनको फॉलो करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब आगे पढ़ते हैं, तीसरा कारण क्या है इसके पीछे कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मान लीजिए कोई फल है वो सिर्फ गर्मी में ही उगता है और अब गर्मी नहीं है, तो वो लोग वहां नहीं रहेंगे जहां वो गर्मी वाला फल उगता है। अब वो वहां जाएंगे जहां सर्दी वाला फल उगता है, क्योंकि सर्दी वाले इलाके में ही उन्हें वो खाने के लिए मिलेगा। गर्मी वाला फूल तो गर्मी में ही होगा ना, और अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी वाले मौसम में वो कहीं और जाएंगे खाना ढूंढने के लिए। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है होता। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। आज पानी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है इंसानों के जीवित रहने का। अगर पानी ना हो तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। यही बात यहाँ पर कही गई है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जब पानी खत्म हो जाता था तो वो वहां चले जाते थे जहां पानी उपलब्ध है। पानी की तलाश में भी मतलब चौथा कारण ये है कि वो घूमते रहते थे इधर से उधर। ये चार कारण हमें पता लगे हैं कि वो इधर से उधर क्यों घूमते थे। आगे का टॉपिक है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, आइए पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। पुरातत्वविद कौन है, कमेंट्स में बताइएगा। पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, इनका काम क्या है वो बताइएगा 5 पॉइंट्स में। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो उन्हें जब वो वस्तुएं मिली तो उसके बारे में वो रिसर्च कर आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे थे वो लोग, कैसा उनका जीवन था, रहन सहन क्या था, रूटीन क्या था, कैसी जीवन शैली थी। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। यानी कि यह अगर संभव है कि उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, तो इससे पता लग सकता है कि पुरातत्वविदों को ये मिले होंगे, जिससे उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया होगा कि यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है, कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे ताकि वो जानवरों का शिकार वगैरह कर सके। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, आग वगैरह जलाने के लिए वो ऐसा करते होंगे।
लकड़ियों का उपयोग, बाकी हम आगे पढ़ते हैं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। औजार से वो शिकार वगैरह करते थे और झोपड़े में वो रहते थे। एक तरह हम कह सकते हैं कि शेल्टर मिलता था उन्हें इससे। और यहां हमें जानकारी एक और दी गई है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, ये आप देख सकते हैं बाएं, ये पत्थर के औजार, इसके बारे में क्या रोचक बात है, पढ़ते हैं। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, कि वो जड़ें भी खाते थे, जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा है, आप देख सकते हैं। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। दाएं जो दिया गया है, जानवरों की खाल से वस्त्र बनाने थे जो उन्हें, उसे सीलने के लिए ऐसे पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ये दो पिक्चर्स दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, कि रहा कहां जाए, कहां रहने के लिए जगह बेस्ट है, अच्छी है। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के रहने के होने के प्रमाण मिले हैं। तो आइए मानचित्र 2 देखते हैं और लाल त्रिकोण वाले पुरास्थल ढूंढते हैं। ये आप देख सकते हैं मानचित्र 2 है, और यहां देख सकते हैं कि जो लाल त्रिकोणीय स्थान है, जैसे कि ये है हुंसगी यहां पर, और एक है भीमबेटका। आप मुझे बताइएगा कि भीमबेटका और ये हुंसगी किस स्टेट में है आज के युग में, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए टॉपिक पर वापस आते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पढ़ाई है, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, कि यहाँ वो रहते थे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, कि झीलों के किनारे या नदियों के किनारे हमने ऊपर पढ़ाई है कि क्यों रहते थे, पानी की जरूरत पूरी करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमें ये देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। पत्थर की जरूरत बहुत रहती थी उन्हें खाने पीने के लिए, और मतलब शिकार या हड्डी मांस को काटने के लिए, शिकार करने के लिए। और आगे पढ़ते हैं, शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक इंसान दिखाया गया है जिसके पास ये कोई औजार है, ये वाला, और ये किसी जानवर का शिकार कर रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हिरन हो। वैसे चलो अपने अपने उदाहरण है, मतलब यहाँ यही दिखाया गया है कि एक इंसान किसी का शिकार कर रहा है, जानवर का। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ, आप भी अपने विचार बताइएगा इस चित्र के बारे में कमेंट्स में। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर, जैसे कि एक चित्र हमने देखा उसके बारे में ही आगे बात बढ़ाई गई है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले इनमें से कुछ उदाहरण हैं, वहां चित्र मिले हैं ऐसी गुफाओं में। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरास्थल के बारे में हमें जानकारी दी गई है यहाँ पर, तो आइए जानते हैं कि पुरास्थल क्या होते हैं।
ये जानना बहुत जरूरी है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कि यानी कि जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? पुरास्थल। ये है पुरास्थल की एक तरह से हम कह सकते हैं डेफिनेशन। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, और जहां छोड़ गए वहीं से उनके प्रेजेंस के यानी कि मौजूदगी के निशान मिले हैं। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि लोग वहां पर भी गए होंगे, यानी कि समुद्र और नदी के तल पर भी पाए गए हैं, जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। इन स्थानों पर भी लोगों का आना जाना मतलब रहता होगा, इससे ये पता चलता है। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। इतने हम ये पढ़ते हैं, वो अगले अध्यायों में बताया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आग की खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 13। यहां राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग अब आग जलाना सीख गए थे। तो आइए मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढते हैं। जहां हमने पहले खोला था पेज, वहीं पर वापस आ जाते हैं। इसमें कुरनूल गुफा ढूंढते हैं हम। ये देख सकते हैं जहां आने वाला है, 1 मिनट। जहां हमने उसकी देखा था, यानी कि जहां खेटक खाद्य संग्राहकों के होने के अवशेष मिले थे, 2 स्थान देखे थे, एक ये था। इसके साथ ही है कुरनूल गुफाएं। यहां पर जैसा कि हमें नीचे बताया ही गया है कि हमें पता चलता है इसे पढ़कर, यहां राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए जब अंधेरा हो जाता था, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किसके लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, ये भी आप बताइएगा। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा दिया गया है एनसीईआरटी में कि आज आग का उपयोग और कहां कहां होता है। अगले टॉपिक पर आते हैं हम। नाम और तिथियां हैं जिस टॉपिक का नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। ये 2 शब्द, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, यानी कि प्राचीन पत्थर युग, जिसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, इनसे मिलकर बना है पूरा पाषाण काल, प्राचीन पत्थर युग। ठीक है, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि जब हम समय के पीछे आते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि 20 लाख साल पहले, अभी तो 2024 चल रहा है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का मतलब ये है कि 20 लाख यानी कि बीसी कह सकते हैं हम। जैसे कि हम समय में पीछे जाते हैं तो पीछे से ही हम आगे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए 329 है तो हम इसके बाद 330 नहीं जाएंगे, 328 जाएंगे, और उसके बाद शुरू से फिर 2024 अब तक आया है, यानी कि 329 के बाद हम 328 पर जाएंगे। पहले गिनती ऐसे चलती थी। उसी के उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का ये समय है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। इसी काल के दौरान मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां घटित हुई। ठीक है,
जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, यानी मध्य पत्थर युग, जो कि पूरा पाषाण युग के बाद का है। और मध्य पाषाण युग कहते हैं, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। यानी कि 12,000 साल पहले, और उससे हम पीछे ही आएंगे ना, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले समय ऐसे ही चलता था। 12,000 साल पहले से 10,000 समय तक इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रो यानी छोटा। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है नया पत्थर युग, जो मध्य पत्थर युग के बाद आया था। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर तुम पुराने स्थानों के नाम के लिए उन नामों का प्रयोग करते हो जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था चैप्टर 2 का, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पार्ट 2 भी इसका अगली बार आएगा जल्दी। और तब तक के लिए हमारे चैनल विकसार नॉलेज को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।